हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका एक साल में 2 बार होता है। तो लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो पिछले ही महीने आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसी महीने आपका एग्ज़ाम हुआ है, 7 जुलाई को हुआ है। उससे पहली बार आपका जनवरी में हुआ था। तो एक साल में 2 बार होता है, 2 बार हो चुका। तो अब जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है वो या तो दिसंबर में हो सकता है या फिर संभवतः जनवरी 2025 में होगा। तो उसी की तैयारी हम आज शुरू करेंगे। तो अभी जब तक कुछ नया नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम के बारे में, तो उसके लिए हम पहले वाले पैटर्न पे ही, पहला जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि चेंजेस भी कुछ होगा सिलेबस में, तो इतना चेंजेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी जो चैप्टर्स हैं वही होंगे, वही रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आप केवल बस उतना ही कर लीजिए, और उसके अलावा आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। क्योंकि आपको भी पता है सीडीपी जो आता है आपका, या कोई भी सब्जेक्ट है सीटेट के लिए, वो 50% आपका होता है कंटेंट, ठीक है, और 50% में आपकी पेडागोजी हो जाती है। तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके समझ बेस्ड होते हैं। तो आपका कंटेंट भी उसमें क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी, और उसके अलावा आपकी समझ क्वेश्चन के बारे में आपकी समझ कैसी है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं सीडीपी की जो क्लास है कौन से लेवल के लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही आपकी ये क्लास होने वाली है। क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली का छिलका हम तोड़ते हैं, इजीली टूट जाता है, ठीक है। वहीं हमें बादाम या अखरोट खाना होगा तो उसका छिलका कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, सिलेबस सेम रहता है। जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल मतलब पेडागोजी का जो लेवल है, थोड़ा सा इससे अच्छा आता है लेवल 2 में, मतलब थोड़ा सा टफ रहता है, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टफ रहता है। तो जितना मैं कराऊंगा आप उतना केवल कर लीजिए। और हर एक क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट में भी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लगा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आप जिसके पास है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसकी पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाया करेगी। जो मैं करा रहा हूँ डेली का डेली आप उसको याद कर लीजिए, फिर एक दिन का गैप करके फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस हो गया। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, और मैं भी आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो मैंने ये प्लान किया है कि 3 दिन हम सीडीपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 दिन पढ़ने वाले हैं हम ईवीएस बहुत छोटा पोर्शन है, ज़्यादा 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्स 10-12 दिन में, 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ईवीएस ख़त्म हो जाएगा आपका पेपर 1 वालों के लिए। सीडीपी चलता रहेगा। सीडीपी भी ज़्यादा 15 से 18 दिन के अंदर सीडीपी ख़त्म हो जाएगा। 20 दिन मान लीजिए, 20 दिन में सीडीपी आपका ख़त्म हो गया। सीडीपी दोनों लेवल के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएसटी स्टार्ट कर देंगे। एसएसटी का ये फ़ायदा है, एसएसटी 60 नंबर की आती है पेपर 2 में, ठीक है। 60 नंबर का एक बड़ा पोर्शन होता है। और एसएसटी का मतलब केवल आपको पता है, एसएसटी एक नॉर्मल एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर पॉलिटी भी होती है, आपकी हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ेंगे वो भी। तो एसएसटी चलती रहेगी। सीडीपी जब आपकी ख़त्म हो जाएगी तब एक दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेंगे, देख लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे क्या हमें लेना है। फ़िलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्लास के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। और कोई भी आपका सुझाव या सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो मेरे साथ व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ। और क्लास की टाइमिंग है अभी ये आपकी 4:45, ठीक है, इवनिंग के 4:45 आपकी टाइमिंग है। तो एक बार हम क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी ये जो सिलेबस है आपका, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आपका दिया गया है। इसमें लिखा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, ठीक है। बाकी जल्दी करके पढ़ देता हूँ मैं। उसके बाद लिखा है बच्चों के विकास का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद आपका लिखा है आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, राइट। उसके बाद आपका लिखा है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, यानी कि सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, ठीक है। समाज में ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे कुछ
जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, जैसे पियाजे लिखा है आपका, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, तो इन्होंने अपने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी है, कंटेंट की आप चिंता मत कीजिए, वो मेरा काम है तैयार करना, ठीक है, आपको केवल उसको लर्न करना है, आपको समझना है केवल, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यकीन कीजिए इतनी इजी है होता है सब्जेक्ट, तो आप अच्छे से यदि पढ़ेंगे तो 24 मार्क्स आपके आने चाहिए मिनिमम। 24 मार्क्स का फ़ायदा ये है आपका कि 60% पे पास होता है जनरल। आप अदर स्टेट का भी एग्ज़ाम देते हैं तो 60% चाहिए आपको, जैसे बिहार में बीपीएससी का भी हुआ था, 90 मार्क्स मांग रहे हैं, तो 90 मार्क्स का मतलब है 60% 150 में से, तो 18 मार्क्स आपके 30 में से मिलते हैं तो 60% हो जाता है। यानी कि यदि आपके 24 नंबर आते हैं 30 में से तो वेल एंड गुड है, 60% सीडीपी का कवर हो जाएगा, प्लस जो ऊपर के 6 नंबर हैं उससे किसी और सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी। जैसे मोस्टली गर्ल्स का क्या होता है, पेपर 1 में मैथ्स वीक होता है, क्योंकि मैथ्स नहीं लेती हैं मोस्टली गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन मोस्टली गर्ल्स नहीं लेती हैं, तो मैथ्स वाले सब्जेक्ट में 6 नंबर की ये हेल्प मिल जाती है। फिर मान लीजिए कि आपको 60% लाना है तो आपको 12 नंबर 30 में से आप ला सकते हैं इजीली, और उससे आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं एक बार। इसमें ऊपर दिया गया आपका बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं क्या होती हैं, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लेंगे। बहुआयामी बुद्धिमत्ता, बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत हैं और बुद्धि का जो है टेस्ट करने के कौन कौन से टेस्ट बनाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा और विचार हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, लैंग्वेज और विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। ऊपर चलते हैं। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। फ्रेंड्स ये लिखा है ना यहाँ लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 100% क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था, हर साल आता है इसमें क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता है बहुत ईजी, बस लेकिन समझने का थोड़ा सा आपको किस तरह से आप समझ पा रहे हैं उसे। इसके 8-10 एग्जाम्पल हम आप देखेंगे, कर लेंगे हम बाद में, एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, स्लाइड को ऊपर मूव करते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है कैमरे की क्लास के अंदर कुछ भी, लेकिन मैंने आपके लिए आपका इंटरेक्शन बना रहा है, इसलिए कैमरा भी आपके लिए आज ऑन करके रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है व्यक्तिगत, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, डिफरेंसेस, ठीक है। हर इंसान के बीच अलग अलग जो क्वालिटी होती हैं। भाषा भी डिफरेंट है हमारे यहाँ, ठीक है, अलग अलग भाषाएं क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना, ये सब चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जाता है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने। फ्रेंड्स ये लिखा है ना आलोचनात्मक सोच, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर बार देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें 3-4 पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, पूछेगा कौन सा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, या फिर 3 अलग ऑप्शन होंगे, ठीक है, और एक ऑप्शन बिल्कुल उससे सेपरेट होगा। तो ये पूछ लेगा कि कौन सा आलोचनात्मक प्रश्न को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है, सोच को बढ़ावा नहीं देता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सिलेबस चल रहा है फ्रेंड्स आपका। इसके बाद आ जाता है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसके बारे में लिखा है। वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ठीक है, सीखने की कठिनाई, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, ठीक है। रचनात्मक विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए। सिलेबस इसलिए ऐड कर दिया फ्रेंड्स, बहुत से लोग पढ़ते हैं उन्हें यही नहीं पता होता सिलेबस में है क्या, तो कम से कम सिलेबस आपकी पहली क्लास में ऐड कर दिया गया है, आपको PDF में भी मिल जाएगा ये। तो आपको ये रहेगा कि आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रहेगा कि ये चैप्टर्स हमें, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। आप मेरी क्लास भी नहीं करेंगे, कहीं से भी और यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी से सीखना और शिक्षा शास्त्र से आपका आ जाता है 10 मार्क्स का पोर्शन। इसमें क्या होगा, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, कैसे क्यों बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, कैसे फेल हो जाते हैं, ठीक है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक अर्थ, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेंगे। अनुभूति एवं भावनाएं, प्रेरणा और सीख
और लास्ट में आपका सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ हो जाती है आपकी क्लास शुरू, यानी कि अब तक तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, यहाँ आपकी क्लास शुरू हो जाती है। मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि यूट्यूब पे ना आप अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे, अलग अलग आप क्लासेस जब पढ़ते हैं तो आपको कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कहीं से बीच से पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है आपका CDP का, आपके लिए पहले सिलेबस ऐड कर दिया है। ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे शुरुआत में जो मनोविज्ञान शब्द है, साइकोलॉजी वर्ड है, क्या मतलब है, कहाँ से आया, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे, और जो भी क्लास होगी आपको उसको शाम को याद करना है, सेम डे उसको लर्न करना है, एक दिन गैप करके फिर उसे रिवाइज करना है, बस। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप हल्का सा कभी भी एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं मार्केट से बुक ला के, तो मैं भी आपके लिए कोशिश करूँगा, करा दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, आत्मा का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सोल। आत्मा तो समझते हैं आप, शरीर के अंदर क्या होती है, हमारी आत्मा होती है। तो स्टार्टिंग में क्या था, जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है, उसको मानते थे कि जो मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सबके अलग अलग मत हैं। तो देखिए क्या इसमें लिखा है, 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोकल थे। 1590 ईस्वी का मतलब है 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या था, रूडोल्फ गोकल थे, उन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। आगे थोड़ा सा चलेंगे तो होता क्या है साइकोलॉजी, ये क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीस देश तो आपने सुना ही होगा, तो ग्रीस देश की जो भाषा होती है इसे ग्रीक बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, साइके प्लस लागोस। तो साइके का मतलब क्या लगाया था उन्होंने, आत्मा से। ठीक है, साइके का मतलब आत्मा, और लागोस का मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, साइकोलॉजी बन जाता है इससे मिला के। ठीक है, अर्थात आत्मा का अध्ययन, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, ये लिखा भी है 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने माना था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी कि रूडोल्फ गोकल ने शब्द दिया था ये, और जो आपके मनोवैज्ञानिक थे कौन, प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं इनका नाम। इन्होंने समर्थन किया था किसका, रूडोल्फ गोकल का समर्थन किया था फ्रेंड्स। इन्होंने कहा था कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अभी देखिए कितनी बार चेंज होगा ये वाला टॉपिक, ये वाली बात को कितनी बार चेंज कर दिया जाएगा बाद में, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। किसी ने देखी आत्मा को कोई नहीं देख सकता। यह आत्मा का अध्ययन करने वाली बात को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं गया है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करने वाली बात को नकार दिया गया बाद में। अरस्तु के समय पर मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ। जब अरस्तु थे उनके टाइम पे जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी था, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी थी, उसका एक पार्ट माना जाता था, फिलोसॉफी की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो ये तो थी आत्मा की बात। मैंने बताया आपको बाद में क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान नहीं है इस बात को, ये आत्मा का विज्ञान है, इस बात को नकार दिया गया। अब आ जाता है मन का अध्ययन। अब क्या हुआ, 16वीं शताब्दी की बात चल रही थी, अब आ जाते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी पे। साइके का अर्थ मन माना जाने लगा। अभी तक तो आत्मा मान रहे थे हम, अब मान रहे हैं मन। मन मतलब आप समझते हैं जैसे हम कोई बात अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये लर्न करना है, तो मन माना जाने लगा। अब जब मन माना जाने लगा तो क्या हो जाएगा, लागोस का मतलब तो अध्ययन करना होता है, मन का अध्ययन। ठीक है, बात ये चेंज हो गई। अब ये बात जो चेंज हुई है, इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया फ्रेंड्स, इसका समर्थन 3 लोगों ने किया, याद रखेंगे आप नाम भी, कौन कौन है, कांट, होब्स और जॉन लॉक। ये मैंने लिखा है, कांट इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख दिया ताकि आपको नाम पढ़ने में आसानी रहे, और जॉन लॉक। फ्रेंड्स वैसे तो मैंने PDF बनाने में बहुत मेहनत की है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि टाइपिंग में भी और कभी कभी हो जाता है, कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, तो आप भी मुझे कमेंट में या फिर पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक को करेक्ट कर दिया जाएगा। टाइपिंग में हो जाता है, टाइप करने में बड़ा टाइम लगता है, तो कभी कभी कोई वर्ड हो जाता है टाइपिंग में गड़बड़। ठीक है, ये इन 3 लोगों ने क्या किया, समर्थन किया था इस बात का, किसका, कि जो साइकोलॉजी है मन का विज्ञान है। फ्रेंड ध्यान से समझेंगे, इतने इजीली आपको इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। आप YouTube पे पढ़ेंगे फटाफट टीचर पढ़ाता आपको चला जाता है,
आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कोई समझ में नहीं आ रही ये चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए कौन थे? जॉन लॉक। जॉन लॉक सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ऐसा क्यों हुआ? इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉन लॉक हुए, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने एक टर्म टैबुला रासा, ये एक इन्होंने शब्द दिया था, इसका अर्थ क्या था? जिसका अर्थ था खाली तख्ती या कोरी स्लेट। किसको कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था हमारे दिमाग को, यानी कि बच्चे को, बच्चे के दिमाग को। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है कैसा होता है? उसका माइंड होता है खाली तख्ती होती है बिल्कुल, मतलब उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, या फिर कह देंगे कोरी स्लेट, उसे किसी बारे में पता नहीं होता, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड्स को। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मनोविज्ञान के संप्रदाय, संप्रदाय से इंग्लिश में लिखा है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यही मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी। इसके बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने अपने अपने सबने मत दिए, ठीक है, अपने अपने इन्होंने विचार दिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक के संप्रदाय से अभिप्राय उन तमाम विचारधाराओं से है जो समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं। हम उन सभी प्रमुख विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। जो समय समय पर मनोवैज्ञानिक आए, सब ने अपने अपने विचार दिए, इसी को मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। तो पहला क्या था फ्रेंड्स? इसमें संरचनावाद था पहला, ठीक है। आई होप कि आपको स्क्रीन पे काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। तो संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। सबसे ओल्ड कौन सा है? संरचनावाद, जिसकी नींव जर्मनी के विल्हेम, इसको नाम को याद रखेंगे, विल्हेम वुंट ने रखी। जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट थे विल्हेम वुंट, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब ये क्या मानते थे? वुंट मानते थे कि हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। अब तक किसकी बात चल रही थी? पहले हमने पढ़ा आत्मा के बारे में, उसके बाद हमने मन के, अब चेतना की बात आ जाती है, ठीक है। चेतना की एक संरचना है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम संरचनावाद कहलाया। और चेतना के इन्होंने अंग भी बता डाले कि जो चेतना है उसके 3 अंग होते हैं, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, पहला अंग, दूसरा भाव और तीसरा प्रतिमा। तीनों इसके अंग बताए हैं चेतना के इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। नाम याद रखना है आपको, विल्हेम वुंट, ठीक है। विल्हेम वुंट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने चेतना को बताया था। इन्होंने हमारे अनुभव का आधार चेतना को बताया था। चेतना से मतलब वही है हमारे जो उसका अध्ययन कर रहे हैं आत्मा का, मन का, इन्होंने उसकी जगह चेतना बताया यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे लेंगे, स्क्रीन को मूव करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पे हमने लिखा है 1879 ईस्वी में वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिग नामक शहर में स्थापित की। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी में पूछ लिया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? विल्हेम वुंट ने, जर्मनी के थे ये, इन्होंने 1879 में साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक पहली प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिग शहर में, और जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। देखिए मैंने लिखा है नीचे, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो जर्मनी में पहली प्रयोगशाला इन्होंने खोली थी, दूसरी भी खोली है किसी ने, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल आप ये यहाँ इतना समझिए। इसके बाद पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का तथा प्रयोगात्मक विधि का जनक भी वुंट को ही माना जाता है। क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी पहली मनोविज्ञान की, इसलिए इनको क्या माना जाता है? मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि का इनको जनक भी माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्योंकि चेतना अमूर्त है, जो चेतना होती है हमारी वो अमूर्त दिखाई नहीं देती, ना हम उसको छू सकते, ठीक है, इसलिए वुंट की अध्ययन विधि को अंतःदर्शन विधि का नाम दिया गया। भाई हमारी चेतना, यानी चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस, हम एक्टिव हैं, उसको हम देख थोड़ा ना सकते हैं, फील कर सकते हैं केवल, तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इनकी जो विधि थी है, इस विधि को अंतःदर्शन यानी कि अंदर से होती है, अंदर से इसके दर्शन किया जा सकते हैं, अंतःदर्शन विधि इसका नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? जो ये विधि है जिसके द्वारा हम बच्चे के माइंड को पढ़ सकते हैं, यानी साइकोलॉजी, ठीक है। अब संरचनावादी थे कौन कौन, यानी कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो इस विचारधारा से जुड़े हुए थे? एक तो विल्हेम वुंट हो गए खुद ही, जिन्होंने 1879 में ये जो है प्रयोगशाला खोली थी, और इन्होंने ये अपना चेतना के बारे में इसको
बताया था साइकोलॉजी को। दूसरे हो गए टिंचर, ठीक है, ये दो नाम आप याद रखेंगे, और भी हैं, आप दो नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मेन नाम है, ठीक है। अब इनके बाद आपका दूसरा आ जाता है, इसमें लिखेंगे, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है नोट में। संरचनावाद चेतना के अध्ययन पर फोकस करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। इससे पहले किस पे फोकस किया गया था? मन पे, उससे पहले आत्मा पे। तो ऐसे ही संरचनावाद किस पे फोकस करता है? चेतना के अध्ययन पे, ठीक है। चलिए, अब आपका सेकंड आ जाता है प्रकार्यवाद, यानी कि फंक्शनलिज्म। आप समझते हैं प्रकार्यवाद किसे होता है? कार्य करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? प्रकार्यवाद का जन्म संरचनावाद के बाद हुआ, इसके बाद हुआ था, 1879 के बाद हुआ था, ठीक है। 1879 के बाद कह सकते हैं, या फिर 1879 के बाद। इसके जनक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स हैं। फ्रेंड्स, आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। कौन थे? विल्हेम वुंड थे। अब कौन से हैं? अब अमेरिकन हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है? अब विलियम जेम्स हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जर्मनी के थे विल्हेम वुंड, और अभी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने संरचनावाद का विरोध किया, पिछले वाला जो था लास्ट वाला उसका विरोध किया, और यह कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो चेतना के अंग बताने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है ना, कि चेतना दिखाई नहीं देती तो उसके अंग कैसे बता दिया आपने? ये इन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि चेतना के अंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चेतना के कार्य, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम प्रकार्यवाद पड़ा। प्रकार्यवाद क्यों पड़ा? क्योंकि हमें चेतना के अंग बताने की जरूरत नहीं है, चेतना क्या काम करती है, क्या उसके कार्य हैं, ठीक है, इनको समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। इसलिए सिद्धांत का नाम प्रकार्यवाद पड़ा, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? विलियम जेम्स ने पहली बार मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट शब्द का प्रयोग किया। आगे पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति के बारे में आप। तो मूल प्रवृत्ति शब्द जो इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान में यूज़ किया, किसने? विलियम जेम्स ने, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया? और पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को मूव कर लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। जेम्स ने दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसे कई विद्वान मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक भी मानते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये पहली जो है सर्टिफाइड, पहली प्रामाणिक पुस्तक है। जेम्स ने कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। फ्रेंड, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को समझेंगे। पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? 1979 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंड ने, और दूसरी किसने खोल दी? विलियम जेम्स ने। कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ पे खोली? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ पड़ती है यूनिवर्सिटी? अमेरिका में। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली, ठीक है। उनकी पुस्तक दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ना दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। अब बताइए, क्वेश्चन आएगा आपका, मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? विल्हेम वुंड नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है विलियम जेम्स, सेकंड वाले, यानी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनको जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बुक लिखी थी दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये वाली बुक लिखी थी उन्होंने, दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये बुक इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा जेम्स ने आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा चेतना के धारा प्रवाह यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द भी दिए। ये शब्द भी इन्होंने दिए थे, दो शब्द ये दिए थे, आत्म संप्रत्यय, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक क्या दिया था इन्होंने? मनोविज्ञान में पहली बार किसका? मूल प्रवृत्ति शब्द का यूज़ किया था। चेतना के धारा प्रवाह का अर्थ भी बताया। चेतना के धारा प्रवाह का क्या अर्थ है इन्होंने बताया। हमारी चेतना एक ही समय में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। हम कॉन्शियस रहते हैं तीनों कालों में, पिछले में भी, वर्तमान में भी, और जो आने वाला समय उसमें भी कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेंगे स्क्रीन को। अब जैसे हमने पढ़ा था संरचनावादी जो थे, कौन थे? दो, एक तो विलियम वुंड थे और दूसरे कौन थे? टिंचर थे। ऐसे ही प्रकार्यवादी कौन कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है? जिन्होंने सिद्धांत दिया है प्रकार्यवादी का, और दूसरे जॉन ड्यूई। और भी हो सकते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, मेन है, आप इनको याद रखेंगे। यह मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का नहीं। ये थोड़ा सा क्रिया, ये गलत लिखा गया है, क्रियाओं ऐसे लिखा जाएगा, आप करेक्ट कर लेंगे, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इनका क्या मानना था?
कार्यवादियों का, ये मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते थे कि जो हमारा मन होता है क्या काम करता है कार्य करने का, संरचनाओं का नहीं। संरचना क्या था पहले वाला जो था, उससे प्रकार्यवादी से जो पहला सिद्धांत था संरचनावादी, उनका अध्ययन नहीं करते, ये केवल क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, कार्य का। ठीक है, यहाँ तक आपके 2 हो जाते हैं कंप्लीट। अब आ जाता है आपका तीसरा। फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा 1 घंटे की आपकी वीडियो हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा ये वीडियो करके। केवल आप ये वीडियो भी करते हैं ना तो 2 क्वेश्चन आपको, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से 100%। तीसरा आ जाता है फ्रेंड्स व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई थी? 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.बी. वाटसन ने की। इससे पहले वाले जो प्रकार्यवाद थे वो भी अमेरिका के थे, लेकिन इन्होंने 1913 में इसकी स्थापना की थी व्यवहारवाद की। कहाँ पे? हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ पढ़ती है? अमेरिका में। क्या नाम था इनका? जे.बी. वाटसन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? वाटसन ने कहा जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अध्ययन का कोई भी अर्थ नहीं है। इन्होंने पिछले वाले का विरोध किया। किसका? प्रकार्यवाद का। दोनों का ही किया इन्होंने, क्योंकि इस तरह से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को लेकर बहुत से भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि जब चेतना को हम देख ही नहीं सकते तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? इससे क्या होगा? इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? चेतना की जगह मनोविज्ञान में मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इनकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है। जो मानव का व्यवहार है उसे निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है। मान लीजिए मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, स्माइल कर रहा हूँ, तो आप इस व्यवहार को देख सकते हैं ना, आप समझ सकते हैं कि सामने वाला अंकित सर खुश हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं मान लीजिए दुखी हूँ तो आप मेरे फेस से पहचान सकते हैं कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, जो कि बाहरी व्यवहार को सभी के द्वारा निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बाहरी व्यवहार को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? व्यवहारवाद नाम पड़ा। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में भी। ठीक है, स्टिमुलस हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई दृश्य है जिसको देख के हमारा जो है हम कुछ रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसे उद्दीपक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड को। अभी क्या लिखा है इसमें? क्योंकि जे.बी. वाटसन ने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, इसलिए उनकी अध्ययन विधि बहिर्दर्शन विधि कहलाई। अब यही कहीं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पहले वाला था संरचनावाद, उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें पढ़ा था हमने विल्हेम वुंट की अध्ययन विधि को क्या बोलते हैं? अंतः दर्शन विधि। उसके बाद आता है प्रकार्यवाद, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब 3rd नंबर आ जाता है व्यवहारवाद। इसमें क्या लिखा है? इनकी अध्ययन विधि को बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसकी अध्ययन विधि को बहिर्दर्शन विधि कहते हैं? इसकी को कहते हैं व्यवहारवादियों को। ठीक है, और नाम दिया होगा तो जे.बी. वाटसन। वाटसन ने अपने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यवहार पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म लिखी। जो पहले वाले थे कौन? विलियम जेम्स, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो हैं जे.बी. वाटसन, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहार के बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा वाटसन ने एसओआर सिद्धांत का प्रस्ताव भी पेश किया। एसओआर सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। एसओआर क्या है मैंने लिखा हुआ है नीचे आपके लिए, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखे। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, हिंदी में भी लिखा है उद्दीपक। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई दृश्य जिसको देखकर सामने वाला रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है। ठीक है, चूहा, बिल्ली, ठीक है, पशु, इंसान भी हो सकता है। रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टिमुलस को देख के कोई भी प्राणी क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो इसका सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। किसने? जे.बी. वाटसन ने। इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने यह निष्कर्ष निकाला। इन्होंने अल्बर्ट नामक एक बच्चे पर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, पढ़ेंगे हम बाद में भी इसके बारे में डीपली। इन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष? कि शिशु में, जो छोटा बच्चा होता है, इसमें 3 तरह के संवेग पाए जाते हैं। संवेग आप समझते हैं ना? संवेग कौन कौन से? क्रोध, भय और स्नेह। बच्चे के अंदर गुस्सा भी होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर डर भी होता है, हम डरा देते हैं बच्चे को, डर जाता है। और बच्चे के अंदर स्नेह भी होता है, प्यार से हम उसको गोद में उठाएंगे, प्यार करेंगे तो क्या करेगा? बच्चा लिपट जाता है ना, प्यार से लिपट जाता है, गले पे लिपट जाता है।
3 तरह के संवेग पाए जाते हैं बच्चे में, ऐसा इन्होंने बताया। कब बताया था इन्होंने? अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर प्रयोग किया था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड को। हाँ, यह वाटसन की ही देन है कि मनोविज्ञान आज भी व्यवहार का विज्ञान है। बिल्कुल सही। मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी क्या है? किसी के मन के बारे में पढ़ना, किसी के व्यवहार को देख के उसके बारे में जानना। किसी का व्यवहार अच्छा है तो हम उसके बारे में पहचान कर लेते हैं कि ये इंसान सामने वाला अच्छा इंसान है ना। आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। किसकी देन है? वाटसन की। ठीक है, वाटसन कौन थे? वाटसन अमेरिका के थे। और ये कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर, मैकडूगल, टोलमैन आदि सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इन पर जे.बी. वाटसन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अभी हमने दो पढ़े थे पीछे कि दो समर्थक हैं उनके, उसको मानने वाले, ऐसे इनके काफ़ी सारे हैं। थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी थे, गुथरी भी, पावलोव भी, स्किनर भी, मैकडूगल भी, टोलमैन भी। ठीक है, कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत प्रिंसिपल्स के बारे में आगे हम डीपली पढ़ेंगे। अभी बस केवल आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से वैज्ञानिक कौन से सिद्धांत से रिलेटेड हैं। इन्होंने क्या कहा था? जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। किसने? जे.बी. वाटसन ने कहा था। बच्चा जब जन्म पैदा होता है सब बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने कितनी मज़ेदार बात कही थी। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर या चोर बना सकता हूँ। यह कथन वाटसन का ही है। वाटसन ने कही थी ये बात। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। वाटसन का मानना था कि बच्चा जन्म से एक जैसा होता है, कोरिलेट होती है एक तरह से। तो जब बच्चा एक डॉक्टर के घर में रहेगा, ठीक है, डॉक्टर का वातावरण मिलेगा तो डॉक्टर बन जाएगा। एक चोर के घर में रहेगा या चोरों के बीच में रहेगा तो चोर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वकील के घर में रहेगा, उसके आसपास का वातावरण में भी लोग वकील होंगे तो उसके ऊपर वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, वकील बन जाएगा। ये इनका मानना था। ठीक है, वातावरण का ये वाला प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन है व्यवहारवादी? जे.बी. वाटसन जिन्होंने ये सिद्धांत दिया वो तो हैं ही, स्किनर हैं, ठीक है, पावलोव हैं, बाकी और मैंने 2-3 नाम और भी बताए हैं। कौन कौन से? गुथरी बताया आपको, ठीक है, टोलमैन आपको बताया है, ये सभी, थॉर्नडाइक बताया मैंने, ये सभी व्यवहारवादी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेंगे। इनका मानना था कि अभ्यास या अनुभव से कोई भी ज्ञान या व्यवहार विकसित हो सकता है। यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो कोई भी ज्ञान या व्यवहार डेवलप हो सकता है। सही बात है। आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप बिना देखे भी उसको सारा आराम से बता सकते हैं। बल्कि IQ भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे वातावरण दोगे बच्चा वैसा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो चोर वाला एग्जाम्पल था उसी के ऊपर ये बात कही गई है कि बच्चे को जैसा वातावरण दोगे बच्चा वैसा ही होगा। चोरों के बीच में रहेगा, गंदी हैबिट सीखेगा, चोरी की आदत सीखेगा। अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, अच्छी हैबिट सीखेगा। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद नंबर 4। नंबर 4 में आ जाता है फ्रेंड्स उद्देश्यवाद, या इसी को बोलते हैं हॉर्मिकवाद। इंग्लिश में परपोजिविज्म या हॉर्मिसिज्म बोलते हैं। अब ये क्या था? ये चौथा नंबर का है, 4th नंबर का। ये भी अमेरिकी थे। हर्मिकवाद के जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका नाम था विलियम मैकडूगल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है विलियम मैकडूगल, आप याद रखेंगे। ठीक है, हॉर्मिक ग्रीक यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। हॉर्मिक जो वर्ड है यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या प्रयोजन। एक ही बात है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी आपका फीडबैक है, कमेंट है, जो भी आपका सजेशन है वो आप वीडियो के ऑफलाइन यानी कि वीडियो पूरी देखने के बाद लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। लास्ट में कमेंट करना है। वैसे तो आप बीच बीच में भी कमेंट कर सकते हैं जब वीडियो चलती रहेगी आपकी, लेकिन लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी आपको ऑफलाइन एक कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, आगे भी आप इस तरह की क्लास चाहते हैं कि नहीं चाहते, जो भी है, जो भी आपकी जो आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, हमारे प्रत्येक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम जो भी कोई व्यवहार करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सही बात है। हमारे व्यवहार का कारण हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती है। जन्म से ही जो बाई बर्थ हमें प्रवृत्ति मिली है, मूल प्रवृत्ति, वो हमारे प्रत्येक व्यवहार का कारण होती है। सही बात है। मूल प्रवृत्ति होती क्या है उसके बारे में बताया गया है। मूल प्रवृत्ति वह प्रेरक शक्ति या कारण है जिसकी वजह से प्राणी व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? एक शक्ति है, एक कारण है जिसकी वजह से हम व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं। जैसे हंसना हो गया,
ठीक है, या कोई भी व्यवहार हम करते हैं उसका कारण क्या है, हमारी जन्मजात मूल प्रवृत्ति। एक तरह की ताकत है वो, एक तरह का कारण है। क्योंकि प्रत्येक व्यवहार की प्रेरक शक्ति या कारण के रूप में मूल प्रवृत्ति काम करती है, इसलिए अब मूल प्रवृत्ति होती कौन कौन सी हैं, क्या है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इसलिए मैकडूगल द्वारा दिया गया यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद, इसी का ये दूसरा नाम है। क्या? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद या अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, या केवल ये लिखा रहेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो भी एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को आगे करेंगे, ऊपर करेंगे, सॉरी। मैकडूगल ने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं तथा इन मूल प्रवृत्तियों के भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी जुड़े हैं। इधर मूल प्रवृत्ति लिखी है, इधर संवेग जुड़े हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, ये मूल प्रवृत्ति और संवेग आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, 100% क्वेश्चन आता है। आपको मूल प्रवृत्ति दे देगा, आपसे संवेग पूछ लेगा, या आपको संवेग दे देगा, मूल प्रवृत्ति पूछ लेगा कि इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। एक एक वर्ड है, बहुत छोटा छोटा, आप देखते हैं ऊपर। चलिए, मुझे सारे याद हैं, आपको भी याद करने हैं, क्योंकि मेरे याद करने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरे याद करने से मेरा फ़ायदा हो सकता है, मैं आपके पेपर में लिखने के लिए नहीं जाऊँगा। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायनवाद। फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझेंगे कि जो भी मूल प्रवृत्ति है, जो उसका संवेग होगा सामने वाला, वो उससे मैच करता होगा। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। पलायन का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो कब भागता है इंसान? जब डर जाता है। तो पलायनवाद मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्या हो जाएगा? डर। सेकंड आ जाता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ की इच्छा होती है जानने की। कब होती है वो? जब आदमी अचानक से आश्चर्य में पड़ जाता है, कोई चीज़ आश्चर्य से देखता है तो उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? आश्चर्य। भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण का मतलब है भूख भोजन की खोज, सॉरी, भोजन की खोज। तो भोजन की खोज कब करेगा? जब उसे भूख लगेगी। बिल्कुल मैच करते हैं, इजीली आप याद कर लेंगे। 4th नंबर पर आता है युयुत्सा। मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा है कॉम्बैट। क्या होता है युयुत्सा का मतलब? देखो, इसका दूसरा मीनिंग भी मैंने लिखा है हिंदी में, युद्ध करने की प्रवृत्ति, ताकि आपको ईजिली याद रह जाए। युद्ध आदमी कब करता है? जब उसे गुस्सा आ जाता है, यानी कि क्रोध। तो युयुत्सा बोल रहा हूँ, युयुत्सा आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, क्रोध आपका संवेग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? कृतिभाव। आपके मन में कुछ ना कुछ लिखना, न कोई नई चीज़ करने का आता है मन में, रचनात्मकता उसे बोलते हैं, और उससे रिलेटेड आपका संवेग होता है कृतिभाव। इस तरह से निवृत्ति, यानी कि छुटकारा। निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा कब पाता है इंसान किसी चीज़ से? जब किसी चीज़ से उसको क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। ठीक है, घृणा हो जाएगी तो सोचेगा छोड़ो, भाड़ में जाए, ऐसे सोचते हैं ना। संग्रह प्रवृत्ति, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। संग्रह प्रवृत्ति मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को। तो कब करता है ऐसा? जब इंसान के मन में स्वामित्व का भाव आता है। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाह रहा हूँ, मैं पैसा इकट्ठा करूँगा, गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा करूँगा। स्वामित्व का जब संवेग आएगा तो संग्रह प्रवृत्ति उसकी क्या होगी? मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। अब 8 पे लिखा है आपका हास या फिर हंसी। कब हंसते हैं हम? जब हम बहुत खुश होते हैं, यानी कि आमोद। सुना है ना, आमोद प्रमोद, वही है हंसने वाला। 8 हो गए। 8 के बाद आपके 6 और बचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्क्रीन को। 9 नंबर। फ्रेंड्स, 9 पे लिखा है आपका काम वासना, यानी कि काम करने की इच्छा। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसका संवेग हो जाएगा कामुकता। ठीक है। 10 नंबर पे आ जाता है आपका आत्म गौरव। ठीक है, खुद के अंदर अच्छा फील होना, गौरव फील होना, तो इसका आत्म अभिमान। ठीक है, बिल्कुल मैच करता हुआ वर्ड है इसका संवेग। शरणागति, हम किसी की शरण में कब जाते हैं? जब हम दुखी हो जाते हैं, बहुत करुणा, दुखी मन हो जाता है हमारा, तो हम किसी की फिर शरण में जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। दैन्य का आपका संवेग हो जाएगा हीन भावना। जब किसी चीज़ के बारे में हीन, एक छोटी भावना मन में आ जाती है। ठीक है। 30 नंबर पे आपका आ जाता है फ्रेंड्स संतान कामना। संतान कामना का मतलब है आपका संतान की इच्छा। तो ये होता है वात्सल्य। आपने हिंदी में पढ़ा होगा वात्सल्य रस, अपने बच्चे से प्रेम करने की इच्छा। ठीक है, संतान की जब इच्छा होती है तो वात्सल्य वाला संवेग आपका होता है। सामूहिकता यानी कि एकाकीपन, इसका संवेग रहेगा। तो 14 संवेग आपको याद करने हैं ये, और 14 इनकी मूल प्रवृत्ति आपको याद करनी है। पेपर में संवेग आ जाता है, बताइए इसकी मूल प्रवृत्ति कौन सी है, या फिर मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, उसका संवेग आपको पूछ लेगा।
मूल प्रवृत्ति आएगी, संवेग पूछ लेगा, संवेग दे के मूल प्रवृत्ति पूछ सकता है। 100% आता है ये क्वेश्चन, आपको इजी बनाने के लिए ये क्वेश्चन देता है इसमें से, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके 4 सिद्धांत। अब आ जाता है इनके बाद 5वां संज्ञानवादी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, बस कौन कौन है थोड़ा थोड़ा लिखा है। संज्ञानवादी यानी कॉग्निटिव। संज्ञान का मतलब होता है जो दिमाग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके समर्थक कौन है? जीन पियाजे, इन्होंने सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञान, ये संज्ञानवादी माने जाते हैं। और टॉलमैन, ये दोनों कौन है? संज्ञानवादी। क्या मानना है इनका? व्यक्ति का व्यवहार उसके संज्ञानात्मक विकास का परिमाण होता है। व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो अपने माइंड से सोच के, जिस तरह का उसका माइंड सोचता है, काम करता है, उसी के डेवलपमेंट का क्या होता है? परिमाण होता है। क्या? व्यक्ति का व्यवहार, ठीक है। इसके बारे में हल्का हल्का पढ़ना, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है आपका समग्रतावादी यानी कि गेस्टोल्ट। फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, समग्रता का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। इस वर्ड का मतलब है संपूर्ण। जब संपूर्ण वर्ड का मतलब है तो इसी से रिलेटेड है सब कुछ। तो ये कौन कौन होते हैं? एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेंगे। ये होते हैं मैक्स वर्दीमर, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं समग्रतावादी में? मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर, कोर्टलेविन, ये चारों इसके अंदर आते हैं। चारों मनोवैज्ञानिक समग्रतावादी हैं। इनका क्या मानना था? स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इनका मानना था कि मानव का व्यवहार संपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम होता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण स्थिति का अध्ययन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। मानव के व्यवहार का हमें अध्ययन करना है तो हमें पूरी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं है हमने कोई छोटी सी बात देख ली उसी के बाद हमने जज कर दिया उसको, नहीं। हमें पूरी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमें उसके व्यवहार के बारे में हम पता कर सकते हैं। ये इनका मानना था, किसका? समग्रतावादियों का, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टोल्ट, गेस्टोल्टवादी भी बोलते हैं इनको। इसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स मनोविश्लेषणवादी यानी कि इंग्लिश में साइको एनालिटिकल। ये कौन कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड थे, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। सिगमंड फ्रॉइड, दूसरे थे युंग। फ्रेंड्स, इंग्लिश में लिखा गया है जुंग, हिंदी में लिखा गया है युंग। आप इसको जुंग बोलें या युंग बोलें, हिंदी में इसको युंग लिखते हैं, इंग्लिश में जुंग लिखते हैं। 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा एडलर। ये कौन थे तीनों? मनोविश्लेषणवादी, साइको एनालिटिक, जो मन का विश्लेषण करते थे। इनका क्या मानना था? मानव का व्यवहार उसके अचेतना का परिमाण होता है। अचेतना का परिणाम होता है। इनका मानना था कि जो मानव व्यवहार करता है उसके अचेतन में, जो अनकॉन्शियस में जो उसकी बातें होती हैं, उसका परिणाम या परिमाण होता है। अचेतन को जानने के लिए सपने का विश्लेषण किया जाता है। अचेतन में कौन कौन सी बात है उसके बारे में जानने के लिए सपना, जो हम सपना देखते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। एक लास्ट आ जाता है 7 नंबर, मानवतावादी, ठीक है। मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्ट। ये कौन कौन थे? अब्राहम मैस्लो साहब थे, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। ऑल पोर्ट थे और कार्ल रोजर थे, ठीक है। फ्रेंड्स, जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने मोटिवेशन का सिद्धांत दिया है। आगे पढ़ेंगे हम, पूरा टॉपिक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने बुक्स भी लिखी थी 4, उसको भी हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, अभी तो हमने आज की क्लास में तो इंक्लूड नहीं किया है। इन्होंने 4 बुक लिखी थी अब्राहम मैस्लो ने, और इन्होंने मोटिवेशन का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। इनके अनुसार मानव एक मशीन नहीं बल्कि एक सजीव प्राणी है। ये क्या मानते थे? मतलब मानव को वैल्यू दी है इन्होंने। ये नहीं है मानव की एक मशीन है, उससे कितना भी काम कराए जाओ थकेगी नहीं और उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं मानते थे। ये कहते थे कि सजीव प्राणी है, मशीन नहीं है। मानव की अपनी इच्छा, आवश्यकता या फिर मनोवृत्ति होती है। मानव की खुद की भी इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। मानव को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, ठीक है, प्रॉपर खाना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा भी होती है, ऐसा इनका मानना था। मानव का व्यवहार उसी का परिमाण है। किसका? मानव की इच्छा, आवश्यकता, मनोवृत्ति, और मानव एक सजीव प्राणी है, उसी का परिणाम क्या है? उसी का परिमाण हो जाता है मानव का व्यवहार, ऐसा इनका मानना था। फ्रेंड्स, ये हो जाती है आज की क्लास, और मुझे लगता है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ भी ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, ज़्यादा 45-46 मिनट की क्लास है, पौन घंटा की क्लास है, डेली आपकी क्लास चलेगी। कुछ भी किसी को समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं हमें मैसेज कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो एक बार फिर से बोलता हूँ, क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट कर रहे हैं या सीटेट करना चाहते हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अपने इस व्हाट्सअप के स्टेटस पे भी आप डेली कुछ ना कुछ फ़ोटो पिक वगैरह लगाते हैं, तो क्या आ जाता है, आप ये वीडियो भी लगा सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब से अच्छे से, जिस तरह से मैं भी लगाता हूँ वीडियो,
आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास की PDF डेली ही आपको PDF शाम में मिल जाया करेगी, रात में 8 बजे तक आपको PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जिनके पास हैं ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, क्योंकि PDF से आप रिवीजन कर लेंगे इजीली, बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी सुझाव है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ सोशल मीडिया अपने ऐड किए हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक है। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का लिंक हो जाएगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ से लिंक पे क्लिक कर लेंगे आप। ठीक है, क्लिक कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, क्लिक नहीं होगा तो। इंस्टाग्राम पे भी जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो हमें इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और मुझे लगता है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, कल इसी टाइम मिलते हैं, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।